डेंसिटी ऑफ अ वेव, इसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा, इसका डेरिवेशन नहीं दूंगा। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, देखो इंटेंसिटी आई जो है ना वो सिंपल हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी के बराबर, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी के बराबर। रो है क्या, डेंसिटी, ए है क्या, एम्पलीट्यूड, ओमेगा है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वी है क्या, वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है, और इसमें ध्यान देने वाली बात है क्या कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, बाकी सब जब कांस्टेंट हो तब, है ना। तो इसके हिसाब से अपन लिख सकते हैं I1 I2 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। नोट करना। उसके बाद हेडिंग लिखना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो। उसके बाद लिखना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो स्मॉल अमाउंट के लिए ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल, इसलिए अपन ने और का वर्ड यूज करा है। एंड जैसे सपोज करो तुम्हारे पास कोई एक वेव इक्वेशन गिवन है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, सिंपल। ठीक है, तो इसके लिए भी तुम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हो, है ना। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इन दोनों के लिए वैल्यू सेम होगा और होगा हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखो इस सब इक्वेशन का ज्यादा यूज नहीं होता है, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, बहुत रेयर केस में, इसलिए तुम्हें बताया जा रहा है। इसका डेरिवेशन भी है प्रॉपर, बट वो डेरिवेशन कराने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। अब आता है मेन टॉपिक, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम मतलब वेव से ऐसा रहता है कि 60 to 80% चांस होता है कि जो मैं टॉपिक अभी तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ ना वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हेडिंग लिखो, ये नोट करने के बाद लिखना है इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हेडिंग लिखो और उसमें स्टार मार्क करके पॉइंट लिखना, द फेनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ
two or more waves, the phenomena of intermixing of two or more waves to produce a new wave is called superposition of a wave. The phenomena of intermixing of two or more waves to produce a new wave is called superposition of waves. Next point, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ यही पॉइंट. The phenomena of intermixing of two or more waves to produce a new wave is called superposition of waves. Next point, the resultant displacement of a particle the resultant displacement of a particle the resultant displacement of a particle at any point of the medium at any point of the medium, comma, at any instant of time at any instant of time is the vector sum of the displacement is the vector sum of the displacement is the vector sum hmm, the resultant displacement of a particle at any point. Second point मैं फिर से repeat कर रहा हूँ. The displacement of a any the resultant displacement of a particle at any point of medium, comma, at any instant of time is the vector sum is the vector sum of the displacement vector sum of the displacement caused to the particle by individual waves caused to the particle by the individual waves. नोट कर लियो तो एक बार डन का मैसेज करो. देखो सुपरपोजिशन तुम्हें समझ तो आ गया होगा कि दो या दो से ज्यादा वेव का जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसी को अपन सुपरपोजिशन कहेंगे, है ना. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट स्टार मार्क देके, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स द फॉलोइंग phenomenon can be seen. Due to superposition of wave due to superposition of waves the following phenomenon can be seen. सबसे पहला लिखना इंटरफेरेंस. इस तरीके से लिखना है अपने को. इंटरफेरेंस में पॉइंट आगे लिखना, बीट्स में आगे पॉइंट लिखना है, और स्टेशनरी वेव इसमें आगे पॉइंट लिखना. तो सबसे पहले लिखो इंटरफेरेंस. इसमें लिखो superposition of two waves having equal frequency
superposition of two waves having equal frequency and nearly equal amplitude and nearly equal amplitude। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इंटरफेरेंस में लिखो superposition of two waves having equal frequency and nearly equal magnitude। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बीट्स। बीट्स में लिखो superposition of two waves of nearly equal frequency in same direction। बीट्स में लिखो superposition of two waves of nearly equal frequency in same direction। थर्ड लिखना स्टेशनरी वेव superposition of equal wave from opposite direction। superposition of equal wave from opposite direction। तो देखो ये जो तीनों फेनोमेना है ना, इंटरफेरेंस, बीट्स, स्टेशनरी वेव, देखो इंटरफेरेंस तो सभी चैप्टर में आएगा। सभी चैप्टर कहने का मतलब वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव एंड वेव ऑप्टिक्स। स्टेशनरी वेव अपन दो चैप्टर में पढ़ेंगे, कौन कौन से, तो वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव। बीट्स अपन सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मेथड रहता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या कि दो या दो से ज्यादा वेव का जो नेट समेशन होगा उसको अपन सुपरपोजिशन कहेंगे, सिंपल, ठीक है। तो इसके एक एक करके अपन देखेंगे। पहले इंटरफेरेंस लिखो, हेडिंग लिखो, अब मेन हेडिंग इंटरफेरेंस ऑफ अ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स इस तरीके से हेडिंग लिख लो। अब अपन देखेंगे कि इंटरफेरेंस है क्या। देखो सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि सुपरपोजिशन का सिंपल सा मतलब है कि अपन दो वेव का नेट समेशन देख रहे हैं, है ना। जैसे सपोज करो एक इधर से वेव है और एक इधर से वेव है, और इन दोनों का जो नेट क्या हुआ वो अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड वेव है, ये इधर मूविंग है, ये इधर मूविंग है, और ये रिजल्टेंट है। तो वो सब डिपेंड करेगा, बहुत सारे केसेस बनते हैं। तो इसमें अपन मेनली तीन केस की बात करेंगे, इंटरफेरेंस, बीट्स एंड स्टेशनरी वेव। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव की। तो देखो तुम्हें इंटरफेरेंस में क्या बताया गया था कि इक्वल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड होना चाहिए, राइट। तो नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड का सिंपल सा मतलब है कि जो एम्पलीट्यूड A1 और A2 अलग अलग होगा, डेफिनेटली इक्वल अपन नहीं मानेंगे, और उसके बेसिस पे अपन ये काम करते हैं। देखना कैसे करेंगे सॉल्व। पहले इंटरफेरेंस ऑफ वेव का मैथमेटिकल बैकग्राउंड तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना। सपोज करो फर्स्ट वेव है y1 इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये फर्स्ट वेव है सपोज। सेकेंड वेव है अपने पास y इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, मान लो फाइव का कुछ फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास दो अलग अलग वेव है। अब मुझे बोला गया कि मुझे वाई नेट बताओ। तो वाई नेट कहने का मतलब क्या होगा, y1 प्लस y2। ध्यान से सीखना, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब मुझे तुम्हें अब कुछ पॉइंट्स याद दिलाने हैं, देखो ध्यान से। y बराबर y1 प्लस y2 कहने का क्या मतलब है। इस एक्सप्रेशन को यदि तुम ध्यान ढंग से यदि समझने की कोशिश करते हो, तुम्हें फील आएगा कि अपन कोई स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे सपोज करो ये एक वेव है और एक और वेव है मान लो, और मैं कुछ इधर यहाँ से जो x डिस्टेंस पे जो कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ।
तो जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, दैट मीन्स कि मैंने एक्स को फिक्स कर दिया। समझना, जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं कोई स्पेसिफिक पॉइंट को देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे y नेट इक्वल्स टू y1 प्लस y2 देख रहे हो, और y1 और y2 है क्या, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो तो सिंपल सा लॉजिक है, दो पार्टिकल मतलब एक ही पार्टिकल पे जो दो अलग अलग वेव आ रहे हैं उनका नेट समेशन देख रहे हो। तो कहने का मतलब कि मैंने एक्स को फिक्स कर दिया। अब जब मैं एक्स को फिक्स कर दिया तो क्या ये इक्वेशन एसएचएम का इक्वेशन बन गया होगा क्या? पहले ये समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो, रिपीट करना और रिपीट का मैसेज करना। चलो बढ़िया, दो को नहीं समझ में आया, फिर से मैं समझाता हूँ। देखो, सिंपल समझो, यदि मैं तुमसे कहूं कि इस इक्वेशन को डिकोड करो, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx को डिकोड करो, तो इसमें y क्या बताता है? y पार्टिकल के बारे में बताता है ना, जैसे एसएचएम को याद करो, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t में y क्या बता रहा था? उस पार्टिकल का लोकेशन। तो यहाँ भी वही तो है, ये जो y क्या बता रहा है, पार्टिकल के लोकेशंस को बता रहा है। एक मैं सिंपल से एग्जांपल समझाऊं, सपोज करो ये वेव इस तरीके से है, तो कभी तुम इस पार्टिकल को टॉप पे देखोगे, फिर अगले ही इंस्टेंट पे तुम इसे अलग पोजीशन पे देखोगे, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ना। तो ये जो y है वो बेसिकली इसी वाले पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं ना, ये जो पॉइंट्स इसी की बात कर रहे हैं। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे कहा गया कि y नेट बराबर y1 प्लस y2 लिखो। इसका क्या मतलब है कि दो डिफरेंट डिफरेंट वेव है, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेव की वजह से इस पी पॉइंट के दो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हो रहे होंगे, और इन दोनों पोजीशंस को अपन ऐड कर देंगे तो मुझे नेट पोजीशन मिलेगा। तो जब मैं इन दो वेव को मैं एक सिंगल वेव से रिप्लेस करूंगा, तो इसका जो नेट आएगा वही नेट इस पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा। सिंपल। तो यदि मैं तुमसे कहूं कि मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट की तो बात कर रहा हूँ इसमें, अब जब मैं पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि इस वेव इक्वेशन में मैंने एक्स को फिक्स कर दिया हुआ है, और ये एक्स को जैसे ही मैं फिक्स करता हूँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन मतलब इसी पर्टिकुलर पॉइंट को अपन देख रहे हैं, तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। अब ये जिस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है तो ये तो एसएचएम ही तो है। तो मैं ये सिंपल कहना चाह रहा हूँ कि जो इंटरफेरेंस में अपन ने वाई नेट इक्वल्स टू y1 प्लस y2 लिखा है, ये कुछ नहीं, सिंपल कोई पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स करके उन दो मतलब उन दो वेव का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट लिख रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या तुम्हें समझ आया? यस का मैसेज करो। अच्छा, अब समझ में जैसे तुम्हें आता है, तो तुम्हें मैंने एक पॉइंट और पढ़ाया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम्स, याद करो। आया था कि सपोज करो एक इक्वेशन है y इक्वल a sin ओमेगा t, और मैंने सेकेंड इक्वेशन लिया था y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, याद करो। और इसका अपन ने नेट सॉल्व किया था, नेट सॉल्व किया था इसको a1 a2 मानो, तो इसका नेट जो a नेट अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस, क्या ऑडियो सही से नहीं आ रही है क्या? एक मिनट, अब देखो तो, अब सुन पा रही हो क्या? नेटवर्क में तो कोई इशू नहीं आनी चाहिए यार। यस सर, आ रही है। तो देखो, अब जो इसका नेट रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाइव, याद आ रहा है? इसको अपन ने cos डेल्टा फाइव भी लिखा था। एक बार पेज पलट के देखो यस जल्दी सर। से, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम्स जहाँ पे कराया गया था वहां पे ये वाला मेथड आया था क्या? इसी मेथड से अपन ने इक्वेशन सॉल्व करा था ए नेट। जल्दी से पेज पलट के देख लो, और देख के मुझे यस का मैसेज करो। अब मैं इसी मेथड से उस पीछे वाले इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो मैं ध्यान भी होगा जब मैंने ये पढ़ाया होगा, तो मैंने ये भी बोला होगा कि ये वेव में भी आएगा, तो इसे ध्यान रखना। अब देखो, जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि
मैंने y1 और y2 मुझे निकालना है, तो देखो इस kx को मैं चाहूँ तो phi से रिप्लेस कर सकता हूँ या phi1 से रिप्लेस कर सकता हूँ, इस कंप्लीट टर्म को मैं चाहूँ तो phi2 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो जो अपन डेल्टा फाई लिख रहे हैं वो बेसिकली क्या होगा, phi1 माइनस phi2 मॉड के साथ, क्योंकि प्लस बना के लिखना होता है, सिंपल समझो। तो इस तरीके से यदि मैं तुम्हें कहूँ कि इसका मुझे नेट एम्पलीट्यूड बता दो, तो नेट एम्पलीट्यूड तुम क्या बताओगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई है क्या, फेज डिफरेंस, ये तुम्हें बहुत पहले बताया गया था। बताओ क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है, ये जो अपन ने इक्वेशन लिखा है? यस सर। अब सपोज करो मैं तुमसे कहता हूं कि मेरा जो नेट वेव इक्वेशन है, नेट वेव इक्वेशन, नेट नेट की बात कर रहा हूं, तो नेट में लिखता हूं ए नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कुछ डेल्टा सपोज। तो क्या इस डेल्टा को मैं, टैन डेल्टा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए टू कॉस फाई, सॉरी साइन आएगा ऊपर, ए टू साइन फाई डिवाइड बाई a1 प्लस a2 cos फाई। बताओ, देखो इन दोनों में यदि तुम फेज डिफरेंस यदि ध्यान से देखते हो ना, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस फाई का है, क्योंकि ओमेगा टी माइनस के एक्स तो यहाँ भी है, ओमेगा टी माइनस के एक्स तो यहाँ भी है। तो इन दोनों के बीच यदि तुम फेज डिफरेंस देखो तो किसके बराबर है, फाई के बराबर है। तो ये अपन डेल्टा लिख सकते हैं क्या, टेन डेल्टा। देखो ये भी वहां कराया गया हुआ है एसएचएम में, कुछ याद आ यस रहा है सर। क्या? यस सर। नोट करना, फिर इसके आगे बताता हूँ मैं। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। अब एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, अब एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान दो। यदि मैं तुमसे कहूं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, तो ये तुम्हें बताया गया है। और एम्पलीट्यूड का जो नेट फॉर्मूला है वो है क्या, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई, यही तो है। अब इसी को मुझे एम्पलीट्यूड को ना इंटेंसिटी से रिप्लेस करना है, तो ए नेट का स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर एंड 2a1 a2 cos डेल्टा फाई लिख सकते हैं। अब ए नेट की जगह मैं लिख सकता हूँ आई नेट, बोलो, और इधर i1, फिर इधर i2, और 2 अंडर रूट i1, 2 अंडर रूट i2 और cos डेल्टा फाई। क्या ये मैं लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ, है ना?
अब ये तो अपने पास इंटेंसिटी के लिए इक्वेशन आ गई है ना, नेट इंटेंसिटी अपन ये बताएंगे। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस एक्सप्रेशन को मुझे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करके बताओ। तो तुम सिंपल कहोगे कि इसे जब मुझे मैक्सिमाइज करना होगा तो मैं क्या करूंगा बताओ। मैक्सिमाइज करने के लिए कॉस डेल्टा फाई की जगह क्या रखोगे बताओ। मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए है ना, ध्यान से देखना, मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, राइट। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो मैं कॉस डेल्टा फाई की जगह क्या रखूंगा, 1। अब जब मैं कॉस डेल्टा फाई की जगह 1 रखूंगा तो क्या तुम फाई के लिए जनरल सॉल्यूशन बता सकते हो क्या, माइक ऑन करके भी बता सकते हो। 1 मिनट में जिससे पूछूंगा वही बताएंगे, ये तो मैथ्स का है। नंदिनी क्या होगा जनरल सॉल्यूशन फाई का, जल्दी बताओ। नंदिनी तुम क्लास में हो भी या नहीं, पहले तो ये कंफर्म कर लो। ओके, चलो फाई के लिए जनरल सॉल्यूशन बताओ। cos डेल्टा फाई इक्वल्स टू 1, तो फाई के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया, मैथ्स का नाम हंसाओ तुम ऐसे ही, बता दो आंसर। सौम्या तुम सही बता रही हो बट मुझे नंदिनी से आंसर चाहिए ना। नहीं बताएगी नंदिनी, कोई बात नहीं नंदिनी, इट्स ओके, मत बताओ तुम, हम सीख लेंगे। देखो cos डेल्टा फाई इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या होगा, फाई के लिए जनरल सॉल्यूशन 2n पाई, राइट। तो ये फाई के लिए जनरल सॉल्यूशन हुआ। अब यदि मैं मिनिमम इंटेंसिटी की करूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या लिखेंगे, cos फाई इक्वल्स टू -1, राइट। और इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे, मैसेज करो। रवि बता तो क्या लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, जल्दी बताओ। बोल दो ना जरा जल्दी से रे। 2n-1 पाई। 2n-1 पाई, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल जनरल सॉल्यूशन है। तो देखो ध्यान से समझना, अपने को जनरल सॉल्यूशन पता लगा, कहने का मतलब सिंपल है कि फाई के इस वैल्यू पे ये मिनिमम इंटेंसिटी देगा। और अच्छा यहाँ पे एन क्या लिखोगे ये भी तो बताओ, एन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 0 से स्टार्ट करेंगे 1 कि 1 से, 1 से। से 7। ठीक है ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन, और यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से अब सुनना, अब मैं जो पॉइंट बोलने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना। जब दो वेव मैक्सिमम इंटेंसिटी देता है ना तो इसे अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव। बहुत ध्यान से सुनना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब दो वेव मिनिमम इंटेंसिटी देता है तो उसे अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो अब मैं मिनिमम मैक्सिमम की जगह कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वर्ड यूज करूंगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, नोट करना, पहले इतना नोट करो।
मैक्सिमम इंटेंसिटी की जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड जहां पे तुम्हें मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी वहां पे तुम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करोगे। और कॉपी में जब लिखना ना तो इसको एक तरफ लिखना और इसको एक तरफ, ताकि इसके नीचे भी और बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं अपने को, ठीक है। तो लिखने का स्टाइल कुछ इस तरीके से लिखना कि इसके नीचे अपन बहुत सारे पॉइंट्स लिख सके। नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। अब पहले अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नीचे लिखेंगे, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान से। तो देखो तुम्हें अभी समझ में आया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई की जगह क्या लिखना है, 1। तो जो इंटेंसिटी है वो आई नेट की जगह मैं आई मैक्स लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिखूंगा, I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट I1 I2, यही लिखेंगे। अच्छा, इसी को जब और अपन एक्सपैंड करें तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट I1 I2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, लिख सकते हैं क्या। अच्छा, समझना ध्यान से, इसी को मैं चाहूं तो इंटेंसिटी को ना एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। समझते जाओ, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो बताना मुझे, ठीक है। और यदि मैं तुमसे कहूं कि इफ I1 बराबर I2 बराबर है I नॉट के, तो जो I मैक्स है वो क्या बनेगा बताओ, 4I नॉट बनेगा क्या, ये भी देखो ध्यान से। तो इस तरीके से अपन ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो तुम्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नीचे लिखना है। लिखो पहले ये पॉइंट्स, समझ में आ गया होगा, है ना। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। फिर अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, खुद से भी तुम लिख सकते हो। क्या क्या लिखोगे, I minimum equals to I1 plus I2 minus 2 under root I1 and I2, सही है। एंड ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। एंड I मिनिमम को यदि मैं एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। एंड इफ I1 बराबर I2 बराबर I नॉट के है तो जो I मिनिमम है वो किसके बराबर होगा, 0 के। यहाँ से I मिनिमम किसके बराबर लिखोगे, 0 के। नोट करना।
अच्छा, अब एक पॉइंट और देखना, जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा फाई होता है 2n पाई, और तुम्हें मैंने एक रिलेशन बताया था डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, याद है क्या? तो यहाँ से यदि मैं डेल्टा एक्स को अपन पाथ डिफरेंस कहते हैं, ये क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का क्या मतलब है, सपोज ये पी पॉइंट है, एक वेव ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करा और एक ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करा, सपोज ये x1 डिस्टेंस है, ये x2 डिस्टेंस है, तो मैं सिंपल पाथ डिफरेंस कहूंगा मॉड ऑफ x1 माइनस x2, ठीक है? तो ये सिंपल पाथ डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस यानी कि डिस्टेंस में कितना डिफरेंस हो उसी को अपन सिंपल पाथ डिफरेंस कहते हैं। या फिर एक काम करता हूँ, या फिर अभी ये नोट कर लो, फिर मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। डेल्टा फाई की जगह अपन क्या लिखेंगे, 2n पाई, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और यहाँ से देखोगे कि डेल्टा एक्स किसके बराबर है, n लैम्डा के, तो ये ध्यान रखना है। फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यदि तुम सॉल्व करो खुद से, तो ये आएगा 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू, खुद से कर लेना है ना, 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू, तो ये भी नोट कर लो जल्दी से। पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू। पाथ डिफरेंस का सिंपल मतलब होता है कि डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है उसी को अपन कहते हैं, और मॉड के साथ अपन आंसर देते हैं। नोट कर लियो, डन का मैसेज करो। देखना नेक्स्ट, अब मैं तुमसे कुछ पॉइंट्स पूछूं कि मुझे आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो चाहिए, आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो चाहिए, तो क्या क्या अपने पास फॉर्मूला पॉसिबल है, अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू का स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर। इसी को एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखें, तो स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, हाँ स्क्वायर सही तो है, है ना। एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखें तो ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर डिवाइड बाई ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर, सही है ना। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज इंटेंसिटी। एवरेज इंटेंसिटी तो सिंपल क्या लिखोगे, आई मैक्स प्लस आई मिन अपॉन टू। अब मैं इस केस में दोनों को इक्वल मानता हूं, ठीक है, तो आई मैक्स और आई मिन करोगे, ऐड करोगे तो सिंपल ये आएगा आई वन प्लस आई टू डिवाइड बाई टू, है ना, क्योंकि अंडर रूट टू आई वन आई टू कॉस फाइव, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, समझ रहे हो, तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा आई वन प्लस आई टू। अब इसी में यदि मैं तुमसे कहूँ कि इफ आई वन बराबर है आई टू के, तो यहाँ से जो आई एवरेज होगा ये क्या कहोगे, आई मैक्स होगा 4 आई नॉट के बराबर, आई मिनिमम होगा 0 के बराबर, और इधर 2, तो ये आई एवरेज आ जाएगा 2 आई नॉट। क्या कुछ समझ में आया तुम्हें? आसान है, ये कुछ पॉइंट्स है, जल्दी से नोट कर लो। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लिखो क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
चलो क्वेश्चन नोट करना. In the interference of waves from two source of intensities, in the interference of wave, in the interference of wave from two source of intensities I naught and 4 I naught. In the interference of waves from two sources of intensities I naught and 4 I naught. Calculate intensity at a point. Calculate intensity at a particular point where the phase difference is pi. Where the phase difference is pi. जल्दी से आंसर बताओ. क्वेश्चन नोट कर लिया ना? Repeat. In the interference of wave from two sources of intensities I naught and 4 I naught. Calculate intensity at a point where phase difference is pi. Where phase difference is pi. जल्दी से आंसर बताओ. इजी क्वेश्चन है. पाई 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 है फेज डिफरेंस. पाई. आगे आंसर क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है. देखो, आई नेट इक्वल्स टू क्या लिखोगे? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई. और cos फाई है पाई के बराबर, तो ये -1 हो जाएगा. तो -1 यानी कि सिंपल अपन यहाँ लिख सकते हैं -2 I नॉट, और इधर से आएगा 5 I नॉट, तो आंसर आएगा 3 I नॉट.
क्या आंसर आया तुम्हारा, जल्दी से बताओ। 3I0 ही आंसर है क्या सभी का? तो यस का मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नो सर। सर I0 है सर। क्या I0? I0 है आंसर। आंसर सिर्फ I0? अच्छा अच्छा, हाँ यार 2 भी तो है यार, 4 हो जाएगा। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। एक इंटेंसिटी I है और दूसरा 4I0 है ना। हाँ, तो यहाँ पे I और 2I0, सही बात है, I0 आएगा आंसर। एक है I0 और दूसरा है 4I0। देखो, तो अंडर रूट में तो I0 और यहाँ से 2 बाहर निकलेगा ना, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, तो 5 माइनस 4 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या। ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स इज 25:1। लिखो क्वेश्चन। रेशियो ऑफ intensities of two waves is 25:1. 25:1. Calculate ratio of maximum and minimum intensities produced by. Calculate ratio of maximum and minimum intensities produced by their interference. Calculate ratio of maximum and minimum intensities produced by their interference. थ्री टू टू आंसर नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है, मिस्टेक मत करना। नाइन टू फोर, ओके। आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, टू इंटेंसिटी यानी I1 अपॉन I2 का रेशियो गिवन है 25:1। तो देखो I मैक्स अपॉन I मिन, लिखो। क्या लिखोगे, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 डिवाइड बाई अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, लिखोगे। अब मैं कहता हूँ कि I2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या बनेगा, अंडर रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1, और नीचे क्या बनेगा, अंडर रूट I1 I2 माइनस 1 पे स्क्वायर। और तुम्हें पता है कि इसका जब स्क्वायरिंग करेगा तो यहाँ से 5 प्लस 1 आएगा, और यहाँ से आएगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर, तो इधर से 6 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, तो 3/2 आ जाएगा, तो 9/4 आंसर। किसी को डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या। ये क्वेश्चन यदि समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर में आसान क्वेश्चन ही होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Two harmonic waves traveling in same medium
two harmonic two harmonic waves traveling in the same medium two harmonic waves traveling in the same medium frequency in the ratio 1 is to 2. Frequency in the ratio 1 is to 2. Frequency in the ratio 1 is to 2 and intensity in the ratio 1 is to 36. Intensity in the ratio 1 is to 36. Calculate amplitude ratio. Calculate their amplitude ratio. एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट करूंगा. Two harmonic waves traveling in same medium, frequency in the ratio 1 is to 2 and intensity in the ratio 1 is to 36. Calculate their amplitude ratio. One is to थ्री. ओके, यहाँ पे तुम्हें दो रेशियो गिवन है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, और एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है तुमसे. लगाओ दिमाग. एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी है. सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी गई है, एंगुलर वर्ड इसमें नहीं है.
देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तुम्हें ये पता तो है ना कि इंटेंसिटी इक्वल्स टू हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी, ये पढ़े ही हो। तो यहाँ पे सिंपल I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर, यही लिखोगे। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, रेशियो गिवन है तो रेशियो में तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल ही हो जाएगा ना यार, है ना। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सिंपल यदि अपन लिखते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, है ना। तो ओमेगा का जब रेशियो अपन सॉल्व करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल ही हो जाएगा। तो इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है 1/36, एम्पलीट्यूड का मुझे नहीं पता तो A1/A2 का स्क्वायर कर देंगे, एंड ओमेगा 1 ओमेगा 2 का रेशियो गिवन है 1:2, तो ये 1:4 हो जाएगा, इधर से कैंसिल होकर 9, और A1/A2 का रेशियो आ जाएगा 1/3। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, समझ आया हो तो इसका मैसेज करो। सर हाँ बोलो। सर आई तो ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो उससे अपन नहीं कर सकते। आई ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब है, जब ये बाकी टर्म कांस्टेंट है ना। लेकिन जब मैं हाँ तुमसे सर। कहूं कि ओमेगा भी वेरी कर रहा है तो डेफिनेटली तुम्हें ओमेगा का भी तो रेशियो लेना होगा ना। मैंने आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर मैंने कहां से लिखा, इसी इक्वेशन से लिखा ना, बाकी को कांस्टेंट मानते हुए। बट इस क्वेश्चन में अपने को मीडियम की फ्रीक्वेंसी भी चेंज करा दी, तो क्या करें, अपने को लिखना ही होगा उसका भी ना। समझ रहे हो क्या? यस सर। हम्म। चलो ये क्वेश्चन अच्छे से सभी को समझ आ गया हो तो एक बार ये इसका मैसेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो इस टॉपिक में मेनली ऐसे ही क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, A1/A2 का रेशियो बता दो, I1/I2 का रेशियो बता दो, ऐसे ही पूछे जाएंगे, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। कुछ और क्वेश्चन कराए कि आगे बढ़े। चलो अब हेडिंग लिखना। चलो हेडिंग लिखो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम रिजिड एंड। ध्यान से समझना, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम रिजिड एंड। जैसे सपोज करो अपने पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग में मैंने एक पल्स जनरेट किया, मैं एक पल्स जनरेट कर देता हूं इस तरीके से। तो कुछ टाइम बाद तुम क्या देखोगे कि ये जो पल्स है ना, ये रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसा फॉर्मेशन ले लेती है। इस तरीके से मैंने हर एक इंस्टेंट के लिए डायग्राम ड्रॉ करा। जब अपन ने यहाँ पे एक झटका दिया तो इस तरीके से पल्स आगे की तरफ मूविंग है, एंड ये रिजिड एंड से जब ये टकराया तो टकरा के वापस आ गया। अब जनरली इसमें इक्वेशन अपने से पूछ लिया जाता है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे ध्यान से देखो। सपोज करो इसके लिए अपन इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। अब माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूविंग है ना। अब एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुना। यदि रिफ्लेक्शन रेयरर टू डेंसर मीडियम हो, बहुत ध्यान से सुनना, यदि रिफ्लेक्शन रेयरर टू डेंसर मीडियम हो तो पाई का फेज डिफरेंस आता है।
ठीक है। और यदि रिफ्लेक्शन डेंसर टू रेयरर मीडियम हो, डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो वहां पे जीरो का फेज डिफरेंस आएगा। तो देखो सिंपल मैं तुम्हें दो एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे अपन ने ऑप्टिक्स तो पढ़ा होगा ना, ऑप्टिक्स पढ़े हुए हो तुम, हाँ। तो जब यहाँ पे तुम्हें याद होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद आ रहा है कभी, पढ़े हो क्या? जिसमें लाइट को अपन डेंसर से रेयरर Yes, मीडियम sir. में यस भेजते सर। हैं, है ना। तो जब अपन लाइट को डेंसर टू रेयरर मीडियम में भेजते हैं तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा यदि अपन एंगल रखते हैं तो लाइट सेम मीडियम में ट्रांसफर हो जाती है, सही है ना, सेम मीडियम में वापस आ जाती है। जैसे सपोज करो ये थीटा मैंने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखा हुआ है, तो मुझे ऐसा डायग्राम दिखेगा। तो देखो यहाँ भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, बट इस पर्टिकुलर कंडीशन में फेज डिफरेंस जीरो का आएगा। क्यों जीरो का आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम हो रहा है। समझो ध्यान से, तुम म्यू2 के मीडियम से म्यू1 में जा रहे हो, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आएगा? जीरो का। बट यदि मैं नॉर्मल रिफ्लेक्शन की बात करूं, नॉर्मल रिफ्लेक्शन जहां पे अपन ने सिंपल रेयरर से डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट करा दिया है, तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? पाई का। तो ये दो पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है। क्या तुम समझ पाए दोनों पॉइंट? समझ में आया हो तो ये, है ना, ये अपने को याद रखना है कि डेंसर से रेयरर मीडियम में यदि तुमने रिफ्लेक्शन कराया तो जीरो फेज डिफरेंस, रेयरर टू डेंसर मीडियम में यदि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पाई का फेज डिफरेंस। अब इसी पॉइंट के बेसिस पे मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ है वो रेयरर टू डेंसर हुआ है, तो फेज डिफरेंस कितने का आएगा? पाई का आएगा। तो देखो इसका जो नया इक्वेशन बनेगा सपोज इसे y1 कहता हूँ, तो नया इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स इसलिए क्योंकि ये वेव अब निगेटिव एक्स एक्सिस में मूविंग है, और प्लस पाई का फेज डिफरेंस। तो अब इसके लिए जो नेट इक्वेशन बनेगा वो लिखोगे y इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्या तुम्हें समझ में आया ये इक्वेशन? तो ये इसका मैसेज करो। Yes, अब sir. देखो इसको तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो। माइनस का क्या मतलब है? देखो इसमें पार्टिकल हमेशा नीचे ही रहेगी, देखो ना, इसका जो y है हमेशा निगेटिव होगा और दिख भी रहा है निगेटिव है, तो इससे अपने को आइडिया लग जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम रिजिड एंड है, ये केस फर्स्ट करके नोट करो। और मैं एक बार फिर कह दूं कि पॉइंट तुम खुद से लिख लो कि इफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम देन फेज डिफरेंस इक्वल्स टू जीरो, और रेयरर टू डेंसर मीडियम तो फेज डिफरेंस इक्वल्स टू पाई। तो ये खुद से नोट कर लो और दो डायग्राम भी ड्रॉ कर लो, TIR का एग्जांपल वाला और एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल।
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। उसके बाद लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फ्री एंड। ये अपन ने रिजिड एंड से देखा था, अब अपन देखेंगे फ्री एंड की वजह से। तो देखो फ्री एंड का क्या मतलब होगा, इसे मैं एक थोड़ा हाइपोथेटिकल डायग्राम से बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो ये वेव है, मतलब ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है ना, उसको अपन ने एक लाइट रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, और ये रिंग फ्री टू मूव है। ये रिंग जो है वो फ्री टू मूव है। अब मैंने यहाँ पे एक पल्स दिया, सिंपल। तो जब तुम ये पल्स दोगे और यहाँ पे एक रिंग कनेक्टेड है, तो तुम क्या देखोगे कि जैसे जैसे ये पल्स आगे की तरफ मूविंग है ना, तो जब ये पल्स इस रिंग से टकराएगा, तो ये रिंग के साथ साथ ऊपर भी जाएगा। समझ रहे हो तुम? विजुअलाइज करो, जैसे ये रिंग है तो ये ऊपर भी जाएगा, और जब ये वापस आएगा तो फिर सेम इसी टाइप के डायग्राम से वापस आएगा। पहले बताओ तुम्हें ये समझ आया क्या? ये मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ किया, तुम्हें कुछ आइडिया लग रहा है? फ्री एंड है, मतलब कि दूसरा एंड को अपन ने बांधा बांधा कुछ नहीं, एकदम सिंपल, वो खुला हुआ है। अब ये खुला, इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे जैसे ये वेव इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो फिर ऐसा ही पल्स वापस भेजेगा अपोजिट डायरेक्शन में। यदि मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि प्लस एक्स में मूविंग है। और इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो डेंसर टू रेयर हुआ है। ध्यान से देखो, स्ट्रिंग अपने आप में एक डेंसर मीडियम है इन कंपेयर टू एयर। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो डेंसर टू रेयर मीडियम हुआ है, तो फेज डिफरेंस 0 का क्रिएट होगा, और ये नेगेटिव एक्स में मूविंग है, इसलिए अपन ने ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख दिया। तो ये है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। तुम्हें यदि समझ आया हो तो ये इसका मैसेज करो। फ्री एंड का मतलब कि जो दूसरा एंड है वो फ्री है। ये तुम इस तरीके से समझ सकते हो। डेली लाइफ का कुछ एग्जांपल मैं बताऊं, तो मान लो एक रियल में नहीं होता है ना, देखो रियल में इसलिए नहीं होता है ना कि यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं वो इलास्टिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, और जो अपने डेली लाइफ में जो अपने पास एग्जांपल जो अपन करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिस मटेरियल से, वो इलास्टिक तो होता नहीं है। और इसमें जो अपन स्ट्रिंग लेते हैं वो लाइट वेट, मतलब लाइट वेट लेते हैं, और रियल लाइफ में ऐसा कुछ एग्जांपल अपने को मिलता नहीं है। तो इस वजह से ये देखने को नहीं मिलता। तो ये मैंने तुम्हें अभी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बताया, और इस पे मैं 2 डायग्राम और ड्रॉ करूंगा, उस डायग्राम को समझना। उसके लिए अपन इक्वेशन नहीं लिखेंगे, बस डायग्राम से समझेंगे। देखो, ये नोट कर लिए थे ना? देखना, मैं 2 डायग्राम ड्रॉ कर दूं। अपने पास ना रोप 2 डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, जिसमें से एक लाइटर है और दूसरा डेंसर है, सिंपल। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें मैंने वेव पहले वाले में रिफ्लेक्ट किया, तो इसका जो डायग्राम ड्रॉ होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंड्री से कैसा होगा, ध्यान से देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो देखो, ये जो इधर मैं इसको देखो, जो थिन स्ट्रिंग है उसे अपन रेयर मीडियम मान सकते हैं, और जो थिक है उसे अपन टेंसर मान सकते हैं। तो ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगा, तो तुम्हें जो नेट वेव दिखेगा कुछ ऐसे, और कुछ पार्ट ऑफ वेव इसमें ट्रांसफर होता हुआ भी दिखेगा, क्योंकि ये 100% रिजिड तो नहीं है ना। क्या ये तुम्हें डायग्राम समझ में आया? तो इसमें मैंने क्या करा कि इधर की तरफ वेव प्रोपेगेट करा, तो ये इस तरफ और ये इस तरफ, इसे अपन रिफ्लेक्टेड पल्स कहते हैं। वैसे ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ।
इसे रिफ्लेक्टेड पल्स कहते हैं और इसे अपन ट्रांसमिटेड पल्स कहते हैं। कभी डायग्राम पूछ दिया जाए तो अपन बता सकें, ठीक है? क्या तुम्हें समझ में आया ये? देखो ये जो बाउंड्री है ये 100% रिजिड तो नहीं है ना, ये फ्री तो हो ही सकता है। अब जितना फ्री हुआ उसके हिसाब से इधर पल्स हुआ और उसका कुछ अमाउंट इधर ट्रांसफर हो गया। इसका और दूसरा केस भी है, वो भी बताता हूँ। जब अपन थिक मटेरियल में पल्स जनरेट करेंगे तो क्या होगा? नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। सर हाँ बोलो। सर ये रिफ्लेक्टेड पल्स का एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा? बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहनी है। यदि तुमने इसी के जितना एम्पलीट्यूड इसे दे दिया तो फिर तो एनर्जी कंजर्वेशन होएगा नहीं। इसका यदि एम्पलीट्यूड A1 है, इसका यदि मैं A2 कहता हूँ तो ये डेफिनेटली A2 लेस देन होगा A1 से, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। हाँ बट टोटल एनर्जी अपन कंजर्व करेंगे, है ना? टोटल एनर्जी इसलिए कंजर्व करेंगे कि जो भी मटेरियल मान रहे हो कैसा मान रहे, इलास्टिक मान रहे, 100% आइडियल मान रहे, इसके बेसिस, इस बेसिस पे। देखना नेक्स्ट डायग्राम, देखना। अब अपने पास इस तरीके का रूप है, ऐसा, ठीक है? और मैंने इसमें पल्स जनरेट किया है। इधर मैंने पल्स जनरेट कर दिया। तो देखो पल्स जनरेट करोगे तो तुम्हें डायग्राम कैसा दिखेगा? ये तो इंसिडेंट पल्स है, तो बाद में तुम देखोगे कि ये फ्री एंड जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि ये तो डेंसर मीडियम है और इसको रेयरर से टकराना है। तो रेयरर से टकराना है तो लगभग इसे फ्री एंड जैसा ही फील होगा। और इसमें डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये इस तरफ मूव करने लग जाएगा, ये इस तरफ मूव करने लग जाएगा। कुछ आइडिया लग रहा है क्या? इसे अपन रिफ्लेक्टेड पल्स कहेंगे। यस सर। इसमें ना तुमसे डायग्राम पूछ दिया जाएगा कि कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, 4 डायग्राम ड्रॉ करके बताना होगा। रिफ्लेक्टेड पल्स और इधर होगा अपने पास ट्रांसमिटेड पल्स। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टेशनरी वेव स्टार्ट करेंगे, या स्टेशनरी वेव, हाँ स्टेशनरी वेव स्टार्ट करेंगे। तो स्टेशनरी वेव एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा, फिर अपन साउंड वेव स्टार्ट करेंगे। तुम लोग को ई सॉल्यूशन ऐप पे एक्सेस तो मिला है ना डाउट पूछने का? नो यस सर। सर। कुछ यस कह रहे हो, कुछ नो कह रहे हो? सर सर वो अभी अभी मतलब कल ही परसों से शायद खुला है। हाँ हाँ, तो अब तुम उस पे भी डाउट्स पूछ सकते हो, है ना? जो भी डाउट्स वगैरह होगा उसका फोटोज वगैरह भेज देना उस पे क्लिक करके, तो अपन उस पे सॉल्यूशन भी भेज दिया करेंगे। तो आज अपन यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव पढ़ेंगे, उसके बाद सोनोमीटर, फिर वेव, उसके बाद आएगा साउंड। मेहनत करते रहो। थैंक यू अपन सर। बस 10 से 15% के कोर्स, मतलब 10-15% ही बाकी है 11th पोर्शन में, बाकी ऑलमोस्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्नेल मैं तुम्हें होस्ट बना देता हूँ, ट्रांसफर कर देना रिकॉर्डिंग।